बेटा कल इंटरफेरेंस के हम बेसिक्स को अच्छे से उधेड़ चुके हैं। इंटरफेरेंस कब होता है बेटा? जब दो वेव्स जो इंटरफेयर करती हैं वो सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए। जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया था, तो वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। पहली बात मैंने आपको बताई, क्या बताई? वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, है ना? तो इंटरफेरेंस होगा। दैट इज जो साउंड सोर्सेज है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जो साउंड सोर्सेज है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। इतना हमने पढ़ लिया था आपके साथ, है ना? और बेटा मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस जो होने की कंडीशन तो हो गई जब लेमडा सेम है या जो साउंड सोर्सेज है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एक बात। और दूसरी बात बेटा मैंने आपको बताई मैक्सिमा की कंडीशन वो क्या होती है बेटा? पाथ डिफरेंस एन लेमडा, फेज डिफरेंस 2n पाई। पाथ डिफरेंस एन लेमडा, फेज डिफरेंस 2n पाई, जिसको मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव किया था आपके साथ और जिसको मैंने आपको डायरेक्टली फील भी कराया था। और दूसरी बात बेटा मिनिमा की कंडीशन क्या है? पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाय 2, फेज डिफरेंस 2n-1 पाई। पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाय 2, फेज डिफरेंस 2n-1 पाई। ठीक है। और इंटेंसिटी क्या आती है बेटा? इंटेंसिटी जहां पे फेज डिफरेंस 5 होता है वहां आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। ठीक है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या बन जाती है प्यारे बच्चों? मैक्सिमम इंटेंसिटी बन जाती है अंडर रूट I1 जब ये 1 होगा प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम क्या बन जाती है प्यारे बच्चों? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर जब ये -1 होगा। और वहीं से इसको 1 करते हैं। cos फाइ 1 कब होता है बेटा? फाइ जब 2n पाई होता है। और उसी 2n पाई को लिखते हैं 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस, वहां से पाथ डिफरेंस आ जाता है n लेमडा। तो बेटा मैक्सिमा की कंडीशन पाथ डिफरेंस n लेमडा, फेज डिफरेंस 2n पाई। कोई भी कंफ्यूजन रह गई तो पिछले रिकॉर्डिंग को बेटा दोबारा देख लें, पिछली वीडियो को दोबारा देख लें। अगर वाली वीडियो अगर आपने देख ली तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इंटरफेरेंस का बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। तो पाथ डिफरेंस n लेमडा, फेज डिफरेंस 2n पाई। और मिनिमा की कंडीशन क्या? पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाय 2, फेज डिफरेंस 2n-1 पाई। फेज डिफरेंस 2n-1 पाई। मैक्स इंटेंसिटी फेज डिफरेंस 5 पे क्या आती है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। और मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या आती है? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होती है मिनिमम इंटेंसिटी। जब ये 1 होगा तो बेटा मैक्सिमम, जब ये -1 होगा तो मिनिमम। ठीक है। तो ये हम कर चुके थे। ठीक है। अब बेटा कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेट से हमको कह देंगे कि आई मैक्स बाय आई मिन। क्वेश्चन कह देंगे रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स? क्वेश्चन लिख लेंगे रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 4:1। what is the ratio of intensity of interfering waves? What is the ratio of intensities of interfering waves? ठीक है। that is I1 by I2। तो ये आ गया I max by I min। वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर I max। और I min क्या हो जाएगा? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4। तो बेटा अगर ये स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 4 दैट इज प्लस -2। ठीक है। तो पहले 2 के लिए सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट I1, है ना, प्लस अंडर रूट I2। अगर मैं डायरेक्टली 2 के लिए करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट I1 माइनस 2 अंडर रूट I2। ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट I1 इक्वल टू 3 अंडर रूट I2। अंडर रूट I1 इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट I2। तो I1 बाय I2, अंडर रूट I1 इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट I2। तो अंडर रूट I1 बाय अंडर रूट I2 आ जाएगा 3। तो I1 बाय I2 आ जाएगा 9। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं ये बात। अब -2 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? करें? मैं फिर बोल दे रहा हूं, आई मैक्स बाय आई मिन था 4, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर है 4। स्क्वायर हटाया उधर, प्लस माइनस इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा तो एक्स हो जाएगा प्लस -2। वही किया। तो एक बार 2 के साथ सॉल्व किया, एक बार -2 के साथ लिखे। अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट I2 माइनस 2 अंडर रूट I1। अब क्या बन जाएगा बेटा? ये 3 अंडर रूट I1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट I2। तो यहां से अंडर रूट, तो यहां से I1 बाय I2 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1/9। I1 बाय I2 यहां से क्या आ जाएगा? 1/9।
तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब या तो 9:1 हो या 1:9 हो, कुछ भी हो तो बेटा मैक्स टू मिन यही निकल के आएगा। कैसे आप देख सकते हैं बेटा, √1 प्लस √3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे और √1 प्लस √9 का होल स्क्वायर अगर करेंगे, √1 प्लस √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर अपॉन √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। अब सोच के देखिए 9 इधर लिख दूं और 1 इधर लिख दूं, या 9 इधर लिख दूं 1 इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो बेटा 1:9 पे अगर जो आंसर आ रहा है 9:1 पे वही आएगा। तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर इंटेंसिटीज का रेशियो कोई कहता है m:n है या n:m है, बेटा बात एक ही है, क्योंकि अगर एक की मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम तो वही आएगा। बेटा इसकी इंटेंसिटी इसको दे दी और इसकी इंटेंसिटी इसको दे दी, रेशियो तो पलट ही जाएगा, तो आंसर तो सेम आएगा ही आएगा। तो अगर I1/I2 पे अगर कोई कहता है Imax/Imin की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो Imax/Imin मान लो 9 ले लिया, तो Imin/Imax इक्वल टू 1/9 पे Imax/Imin क्या आएगा, सेम। कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो आप करके देख लीजिए बेटा, क्योंकि माइनस यहां पर सोचो अगर ये नंबर्स पलट दो, I1 के बदले I2 कर दो, I2 के बदले I1, तो प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, माइनस में भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और प्रैक्टिकली सोचो बेटा, एक का एम्पलीट्यूड A है, एक का एम्पलीट्यूड 2 है, तो मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड क्या है, 3 है। एक का एम्पलीट्यूड A, एक का एम्पलीट्यूड 2 है, मिनिमा का एम्पलीट्यूड क्या है, A है ना। तो मतलब A 2A ले लो या 2A, बात तो एक ही रहेगी। तो ये हो गया एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। आइए क्वेश्चंस थोड़े से और कर लेंगे ताकि बेटा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। और कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को भी कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन आप साथ में नोट करते रहेंगे, है ना। मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन, है ना, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। साउंड वेव्स फ्रॉम अ ट्यूनिंग फॉर्क F रीच a point P by two separate roots FAP and FBP. Sound waves from a tuning fork F reach a point P. Sound waves from a tuning fork F reach a point P by two separate roots FAP and FBP. और कह रहे हैं FBP is greater than FAP by 12 centimeter. When FBP is greater than FAP by 12 centimeter, there is a silence at P. There is a silence at P. ठीक है। जब कह रहे हैं पाथ डिफरेंस, मतलब एक पाथ से साउंड पहुंची, F से ही साउंड पहुंच रही है P पे, एक बार मान लो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर से आ गई, एक मान लो डायरेक्ट आ गई। कह रहे हैं जब पाथ डिफरेंस 12 सेंटीमीटर है तो हमको साइलेंस मिल रहा है, मतलब मिनिमा। साइलेंस मतलब मिनिमा। कह रहे हैं इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज। लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको बताएं लीस्ट क्या हो सकती है। मैं बेटा बता, पाथ डिफरेंस जब 12 सेंटीमीटर है तो मिनिमा है। लीस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लैम्डा, ठीक है। ये मिनिमम तो मतलब लैम्डा मैक्सिमम। अब बेटा अगर इस पाथ डिफरेंस में मेरे को चाहिए मिनिमम, तो मैं इसको λ/2 भी ले सकता हूं, 3 λ/2 भी ले सकता हूं, 5 λ/2 भी ले सकता हूं, ऑड λ/2 भी ले सकता हूं। अब लेकिन मेरे को बेटा लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, तो इस नंबर को मिनिमम लेना पड़ेगा। नहीं है, बता दो 24/2n-1। अब सोचिए ये 1 हो तब लैम्डा ज्यादा आएगा या 3 हो तब ज्यादा आएगा, 1 पे ज्यादा आएगा ना। जितना डिनोमिनेटर बढ़ता है उतनी वैल्यू कम होती है। तो लैम्डा मैक्स क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर या 0.24 मीटर्स। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v बाय लैम्डा। v दे रखा है क्वेश्चन में 330 बाय लैम्डा, लैम्डा क्या हो गया 0.24। उड़ाइए 0 0 लगाइए, है ना। ये क्या बन जाएगा 8 3s या 3, पहले 3 से कर लीजिए जैसा आप मन करें। 8 4s 32, पहले 3 से कर लीजिए। 3 8s और ये क्या देगा 11,000, और 8 1s 3 आया, 8 3s 24 6 आया, 8 7s 56 4 आया, 8 5s 40, 1375 हर्ट्ज, 1375 हर्ट्ज। मैं फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन ये था, देखो एक F है मतलब ट्यूनिंग फॉर्क,
साउंड एक मान लो कहीं किसी एक रास्ते से आ रही है और दूसरा दूसरे रास्ते से आ रही है। कह रहे पाथ डिफरेंस जब 12 सेंटीमीटर है तो मेरे को मिल रहा है मिनिमा, साइलेंस। क्या मिल रहा है? साइलेंस। तो बेटा मेरे को ये बताना है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, वी एफ इक्वल टू वी बाय लैम्डा। लैम्डा मैक्सिमम तो एफ मिनिमम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बतानी, लैम्डा मैक्सिमम बताना है। तो बेटा ये जब पाथ रेफरेंस 12 सेंटीमीटर इसको ऑड लैम्डा बाय 2 करेंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 24। हाँ डेफिनेटली अगर 8 होगा तो भी मिनिमा होगा बेटा। अगर ये 3 लैम्डा बाय 2 का तो भी मिनिमा होगा, अगर ये 5 लैम्डा बाय 2 का पाथ रेफरेंस तो भी मिनिमा। पर बेटा मेरे को अगर ये लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो ये नंबर मेरे को क्या चाहिए? वो मिनिमम, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ये मिनिमम होगा तो ही ये मैक्सिमम होगा। तो ये 1 लेंगे। तो यहां से लैम्डा क्या आ गया? 24। यहां से लैम्डा क्या आ गया? 24 मैक्सिमम। लैम्डा 24 आ गया तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल ली। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ेंगे आगे। कह रहे हैं साउंड सिग्नल इज सेंट थ्रू अ कंपोजिट ट्यूब एज शोन इन फिगर। इसको मैं रब करता चलता हूं। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। और मैं कोशिश करूंगा बेटा चीजें कायदे से क्लियर कर दूं। हालांकि ये पर्टिकुलर एक चैप्टर ऐसा है जो मतलब एक पर्टिकुलर ये टॉपिक इंटरफेरेंस जो 11th में भी है 12th में भी है ना। तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं, अगर आपको यहां पे क्लियर हो गया तो 12th में आपका टाइम बचेगा, है ना। तो कोशिश करें कि इतना क्लियर कर ले कि 12th में जाके एक लेवल अहेड जाके तैयारी करें, क्योंकि वहां पे हाँ डेफिनेटली लाइट वेव्स की बात होगी। हालांकि जितना मैं बता चुका हूं इसके बाद मतलब बताने के लिए बहुत थोड़ा सा ही बचेगा। चलिए, साउंड सिग्नल इज सेंट थ्रू अ कंपोजिट ट्यूब एज शोन इन फिगर। ऐसी ट्यूब है, प्लीज नोट करते चलेंगे, ठीक है। एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, आर रेडियस है, ठीक है। ये फिगर में दिखा रखा है आपको। कह रहे हैं साउंड सिग्नल इज सेंट थ्रू अ कंपोजिट ट्यूब एज शोन इन फिगर। स्पीड ऑफ साउंड इज v, okay. The source of sound is capable of giving varied frequency in the range of nu1 and nu2। बेटा कह रहे हैं nu1 से लेके nu2 तक हर एक फ्रीक्वेंसी साउंड की है। nu1 से लेके nu2 तक हर एक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, ओके। इफ n is an integer then frequency for which maximum intensity then if n is an integer then frequency for which maximum intensity is there, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले उसके लिए बेटा एक यहां से साउंड जा रही है, यहां से जा रही है। कह रहे मैक्सिमम इंटेंसिटी किस किस फ्रीक्वेंसी की आएगी न्यू 1 से न्यू 2 में। अगर मेरे को अगर मेंशन करना हो बेटा एक रेंज में फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। कह रहे हैं बताइए, मेरे को ऑप्शंस गिवन है बेसिकली कि वो क्या फ्रीक्वेंसी होगी जिसके लिए मैक्सिमा होगा। तो बेटा देखिए एक का लेंथ क्या हो गया पाई आर और एक का क्या हो गया 2r। तो पाई आर माइनस 2r, पाई माइनस 2r, ये क्या आ गया पाथ रेफरेंस। और पाथ रेफरेंस क्या होता है बेटा? मैक्सिमा चाहिए मेरे को, मिनिमा चाहिए? मेरे को चाहिए मैक्सिमा। पाथ रेफरेंस होता है एन लैम्डा, पाई माइनस 2r एन लैम्डा, और लैम्डा क्या होगा बेटा? वी बाय एफ। लैम्डा क्या होगा? वी बाय एफ। फ्रीक्वेंसी बतानी, तो यहां से बेटा एफ क्या आ जाएगा? एन वी अपॉन पाई माइनस 2r। सिंपल, यही आंसर है, यही आंसर है। मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, कह रहे कॉम्पोजिट ट्यूब है। देखो क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना है, क्वेश्चन आपने जरूर नोट किया होगा, लेंथ बड़ी है पर क्वेश्चन बहुत टुच्चा है। मैं आपको वैसे वेव्स के लिए ना एक बात बिल्कुल श्योरिटी से बता रहा हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ केवल और केवल आप इतना तैयार कर लें। जितने क्वेश्चन मैंने केवल और केवल आपको वीडियो में करा रखे हैं, केवल अगर आप इतने तैयार कर लेंगे आप जेई का बड़ा आराम से क्वेश्चन निकाल डालेंगे। हाँ डेफिनेटली जो मैंने शीट के सोल्यूशन डाले अगर वो आप एक बार देख ही लेंगे ना, एक बार से तो काम नहीं बनेगा डेफिनेटली। हाँ मतलब नंबर ऑफ टाइम्स देखना पड़ेगा या रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रिवाइज करेंगे तो भूल जाएंगे। पर ये बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है हर एक क्वेश्चन करने के लिए। वेव्स एक स्कोरिंग टॉपिक है, बच्चों को डर जरूर लगता है वेव से, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी टॉपिक है। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल आते हैं। तो एक ने 2r ट्रेवल की, एक ने पाई आर ट्रेवल की, तो पाई माइनस 2r ये हो गया पाथ रेफरेंस। उसको एन लेमडा कर देंगे मैक्सिमा के लिए, लेमडा होता है v बाय एफ, यहां से एफ निकाल दिया तो n के टर्म्स में आंसर आ गया। कह रहे n इज एन इंटीजर, ओके हो गया। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बढ़े आगे, चलिए रब करते चलते हैं इसको फटाफट से। अगला क्वेश्चन
डिटेक्टर मूव कर रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट तक, the number of points on the x-axis excluding the points x equal to 0 and x equal to infinite at which maximum will be observed. मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां कहां पे आएगी, ये लगातार मूव कर रहे हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां कहां पे आएगी? बेटा मेरी बात यहां पर नहीं देखनी है, ये x इक्वल टू 0 है, ना ही x इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी बेटा? इन्फिनिटी पे। बेटा देखो ये दो पॉइंट है, ये इन्फिनिटी, अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ये एंगल बेटा क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया। और जब बहुत छोटा एंगल होता है तो बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होते हैं, क्योंकि cos थीटा 1 होता है। बेटा मैं कई बार बता चुका हूं, जब बहुत छोटा एंगल होता है ना बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये बेस है वो भी रेडियस है, हाइपोटेन्यूज है वो भी रेडियस है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होते हैं जब एंगल बहुत छोटा होता है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी पे दोनों बराबर है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ पे मैक्सिमा आना था, पर कह रहे हैं उसको कंसिडर ही नहीं करना। तो बेटा जैसे जैसे पास आएंगे यहाँ पे तो 4 लैम्डा आ जाएगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक का 0 है डिस्टेंस और एक का 4 लैम्डा है, तो यहाँ पे 4 लैम्डा आ जाएगा, कहीं पे 3 लैम्डा हुआ होगा, फिर कहीं पे 2 लैम्डा हुआ होगा घट के पाथ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे ना, दिस माइनस दिस, मतलब ये कम होता जा रहा है ना। यहाँ पर बेटा क्या था? 4 लैम्डा, इस जगह पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा? 4 लैम्डा, यहाँ पे भी मैक्सिमा आना था, फिर जैसे जैसे दूर जा रहा है इन्फिनिटी पे बेटा हो जा रहा है 0, तो इसका मतलब 3 लैम्डा हुआ होगा, 2 लैम्डा हुआ होगा, लैम्डा हुआ होगा। तो कितनी बार मैक्सिमा मिला मेरे को? 3 बार। कह रहे कितने मैक्सिमा मिलेंगे इस लाइन पे एक्सक्लूडिंग द 2 पॉइंट्स 0 एंड इनफाइनाइट, मतलब इन्फिनिटी को भी नहीं कंसिडर करना है और 0 को भी नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन कह रहे थे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, डिटेक्टर ए बी से परपेंडिकुलर लाइन पे मूव कर रहा है, उसको कितने मैक्सिमास मिलेंगे इस तरफ 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो बेटा यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा? इससे 4 लैम्डा है डिस्टेंस और इससे 0 है, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे 4 लैम्डा आएगा, यहाँ मैक्सिमा आना था पर वो कंसिडर करना नहीं है। जैसे जैसे दूर जाएंगे दिस माइनस दिस करेंगे, आप समझिए ध्यान से, यहाँ से सर्कल ले लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये चीज जो आ रही है इससे कम आ रही है। अब और दूर चले जाइए, यहाँ पे यहाँ से आप फिर से सर्कल बनाइए, बड़े रेडियस का सर्कल बनेगा। अब ये जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस ये पाथ डिफरेंस हुआ, एक यहां से सोर्स से साउंड आ रही है, एक यहां सोर्स से आ रही है, दिस माइनस दिस करेंगे और ये चीज मान लो ये पी है, पीबी और पीबी डैश तो बराबर है, तो पीए माइनस पीबी डैश तो भी हो गया, ये कम हो गया, पहले ज्यादा था फिर कम, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे पाथ डिफरेंस कम होगा, इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है, पता लग रहा है। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर नहीं क्लियर हो रहा, मैं फिगर एक और बार क्लियर बनाने की कोशिश करता हूं। बेटा देखो ये है, अगर यहां पे सोच के देखिए दिस माइनस दिस, यहां से सर्कल बनाएंगे। अब देखो बेटा पी ए, ये ए है, ये बी है, अब पी ए माइनस पीबी करना है, पी ए माइनस पीबी या पी ए माइनस पीबी डैश कह लीजिए, वो क्या आएगा? ये इतना बड़ा, अब दूर चलेगा, यहां पे आ गया पी, यहां पे आ गया, मान लो डिटेक्टर इस जगह आ गया, अब क्या आएगा? पी ए माइनस पीबी, अब क्या आएगा? यहां से सर्कल बनाएंगे, ये बड़ा सर्कल बनेगा, अब ये बच गया। अब जब और दूर चले जाएंगे तो सर्कल और बड़ा हो जाएगा। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो डिफरेंस जो है हल्के हल्के कम होता जाएगा, इन्फिनिटी पे तो 0 होना ही है। इन्फिनिटी पे 0 क्यों होना है? क्योंकि बेटा इन्फिनिटी पे तो ये दोनों बराबर हुए हैं, ये और ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि थीटा टेंस टू 0 हो गया। जब थीटा टेंस टू 0 होता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होते हैं, पाथ रेफरेंस 0 होता है। तो बेटा अगर यहाँ 4 लैम्डा था तो घट के 3 लैम्डा भी होगा, 2 लैम्डा भी होगा और लैम्डा भी होगा। तो मैक्सिमा कितनी बार मिलेंगे? 0 और इनफाइनाइट को छोड़ दें तो 3 बार मिलेंगे प्यारे बच्चों। कितनी बार मैक्सिमा मिलेंगे? 3 बार। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। थोड़ा सा ध्यान से उसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए, है ना, फील करने की कोशिश करिए, मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं। नहीं तो बेटा एक बार दोबारा देखिए, है ना, पक्का समझ में आ पाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। सपोज करिए एक सर्कल है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं इसी वैरायटी का। ये दो पॉइंट्स हैं जो बहुत पास पास है, लैम्डा बहुत छोटा है, मान लो ये फिर 4 लैम्डा है। कह रहे बताओ सर्कल पे कितनी जगह पे मैक्सिमा मिलेगा? बेटा यहां पे देखो
पाथ रेफरेंस क्या होगा, ये एक सोर्स है S1, ये एक है S2, तो ये पाथ माइनस ये पाथ लेंथ क्या आ जाएगा 4 लैम्डा, यहां मैक्सिमम होगा ही होगा, और ये सेंटर से सर्कल के बराबर बराबर दूरी पे 2 लैम्डा और 2 लैम्डा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे पाथ रेफरेंस 0, दोनों की पाथ बराबर है, पाथ रेफरेंस 0 है, पाथ रेफरेंस n लैम्डा पे मैक्सिमा, तो यहां पे भी मैक्सिमा होगा, सिमिलरली यहां पे भी मैक्सिमा होगा, सिमिलरली यहां पे भी, 4 तो मिल गए, सिमेट्रिक है, खाली यहां पे और देख लीजिए, तो बेटा यहां पे 4 लैम्डा है, यहां पे 0 है, तो बीच में कहीं पे लैम्डा हुआ होगा, 2 लैम्डा भी हुआ होगा, 3 लैम्डा भी हुआ होगा। देखो बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, आप सोच के देखिए, पाथ रेफरेंस क्या आएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा, 4 लैम्डा का एक कंपोनेंट है, दूर जाऊंगा तो फिर कंपोनेंट आएगा, वो छोटा हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये 2 पॉइंट है, ये सर्कल है, आप सोच के देखिए, यहां पाथ रेफरेंस ज्यादा है, ये यहां पे, बेटा देखिए ये लगभग इसके बराबर है, ये रह गया, और इन दोनों में डिफरेंस बेटा देखो, ये लगभग इसके बराबर है, दिख रहा होगा, ये रह गया। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं पाथ रेफरेंस कम हो रहा है, थोड़ा सा खुद से बना के देखिए फिगर, आप सोचिए ये 4 लैम्डा का कंपोनेंट है, और अब थीटा बढ़ गया तो 4 लैम्डा का कंपोनेंट कम हो गया, 4 लैम्डा का कंपोनेंट है, 4 लैम्डा कॉस थीटा, थीटा बढ़ गया तो 4 लैम्डा कॉस थीटा कम हो जाएगा, तो पाथ रेफरेंस बेटा हल्के हल्के कम होगा, तो इधर 3 आ रहे हैं तो इधर भी 3 आएंगे, इधर भी 3 आएंगे, और इधर भी 3 आएंगे, तो 3 4 are 12 और ये 4 16 मैक्सिमम। कोई पूछे मिनिमा कितने आएंगे, बेटा 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाय 2 भी आएगा, तो हर 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, तो उतने ही मिनिमा आएंगे। मैं फिर बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, पक्का समझ में आता चला जाएगा। यही वाला क्वेश्चन एक बार फिर बता रहा हूं ताकि चीज अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये सर्कल है, ये 4 लैम्डा है जो कि छोटा है, यहां मैक्सिमम आएगा क्योंकि पाथ रेफरेंस 0 होगा, यहां मैक्सिमम आएगा क्योंकि पाथ रेफरेंस 0, यहां मैक्सिमम आएगा क्योंकि पाथ रेफरेंस 0, यहां पे 4 लैम्डा आएगा, दिस माइनस दिस 4 लैम्डा, यहां पे भी मैक्सिमा 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 मैक्सिमा, पाथ रेफरेंस 4 लैम्डा, पाथ रेफरेंस 0, बेटा सोच के देखिए, अगर यहां 0 है तो यहां कुछ बढ़ गया, बेटा वही सर्कल वाला कॉन्सेप्ट, यहां कुछ बढ़ गया, यहां आप ध्यान से देखिए बेटा कुछ और बढ़ गया पाथ रेफरेंस, तो पाथ रेफरेंस बढ़ रहा है बेटा, लैम्डा भी होगा, 2 लैम्डा भी होगा, 3 लैम्डा भी होगा, फिर बढ़ के 4 लैम्डा भी होगा, तो 3 मैक्सिमा यहां आएंगे, 3 यहां आएंगे, 3 यहां आएंगे, 3 यहां आएंगे, हो गए 12 प्लस 1 2 3 4 16। मिनिमा कितने आएंगे, हर 2 मैक्सिमा के बीच मिनिमा, जहां पे लैम्डा बाय 2 बनेगा वहां मिनिमा, जहां 3 लैम्डा बाय 2 बनेगा वहां मिनिमा, हर दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा है, तो जितने मैक्सिमा हो जाएंगे प्यारे बच्चों उतने ही तो मिनिमा हो जाएंगे। ध्यान से सोचने की कोशिश करिए, मान लो 3 ही होते तो इन 3 के बीच में 3 जगहें बनेंगी, 4 के बीच में 4 जगहें बनेंगी, है ना, और 16 के बीच में 16 जगहें, है ना, हर 2 मैक्सिमा के बीच में मिनिमा है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना, चीजें मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद क्लियर होती चली जा रही होंगी आप लोगों को, कोई खास बड़ी बातें नहीं है, बस आपको ध्यान से बेटा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीज पक्का समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं पहले। चलिए नोट करिए एक और क्वेश्चन। A source emitting sound of frequency 165 Hz is placed in front of a wall at a distance of 2 meter from it. ठीक है, ये वॉल है, ये चीज 2 मीटर है, यहां कहीं सोर्स है, और कह रहे हैं एक डिटेक्टर है ना, A detector is also placed in front of the wall at the same distance from it, मतलब 2 मीटर पे ही है, मतलब इसी लाइन पे एक डिटेक्टर है, ठीक है। The direct wave received from the source travels a distance x meters, ठीक है,
ओके बेटा बेसिकली ना एक डायरेक्ट वेव आ रही है डिटेक्टर पे जो कि x ट्रेवल करके आ रही है, मतलब ये डिस्टेंस x है। एक यहां से वेव डायरेक्टली आ रही है और कह रहे हैं एक वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। क्वेश्चन क्लियर हो? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। अ सोर्स एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज, प्लीज नोट इट डाउन। A source emitting sound of frequency 165 Hz is placed in front of a wall at a distance of 2 meters from it. Detector is also placed in front of the wall at same distance from it. ठीक है? Find the distance between the source and the detector for which the detector detects phase difference 2 pi. Find the distance between source and detector, that is x, for which the detector detects phase difference 2 pi between direct and reflected waves. स्पीड ऑफ साउंड वेव इज 330। कह रहे डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड वेव में जो फेज डिफरेंस आ रहा है 2 पाई, फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस लैम्डा। बेटा लैम्डा पाथ डिफरेंस करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई फेज डिफरेंस, नहीं तो बेटा कर लीजिए 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2 पाई। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा x के आगे लैम्डा। ये x बाय 2 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस x बाय 2 स्क्वायर, ये भी वही हो जाएगा। ये x है बेटा, रिफ्लेक्ट अगर हो क्या आ रही तो बिल्कुल बीचों बीच से आएगी ना रिफ्लेक्ट होके, यहां से रिफ्लेक्ट होके तो कहीं दूर जाएगी। डिटेक्टर पे आने के लिए तो बेटा x बाय 2 से ही रिफ्लेक्ट होगी, तभी तो x बाय 2 पे आगे आएगी। ये x बाय 2 होगा, ये 2 पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल। पाथ डिफरेंस कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस x बाय 2 स्क्वायर का डबल माइनस x, और ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा, और लैम्डा क्या होगा v बाय एफ 330 v दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 165, दैट इज ये 2 बन गया। तो क्या बन जाएगा बेटा 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस x बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स व्हाट विल आई गेट 4 तो ये बाहर वाला आ गया, और अंदर क्या बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, और इधर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर की तो झंड हो जाएगी यहां पे, और 4x क्या आ जाएगा बेटा निकल के 16 माइनस 4 12, 4x 12 तो x क्या आ गया 3। ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना? नहीं तो बेटा दोबारा देखेंगे, चीज तो काफी अच्छे से क्लियर कर दी है। फिर से क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन क्या था, कह रहे हैं एक सोर्स है 2 मीटर पे वॉल से, डिटेक्टर भी है 2 मीटर पे वॉल से, है ना? दैट इज उनको लाइन ज्वाइनिंग वाली जो है वॉल के पैरेलल है। एक सोर्स के पास, सोर्स से डायरेक्टली साउंड आ रही डिटेक्टर के पास, एक आ रही रिफ्लेक्ट होके, तो रिफ्लेक्ट होके आएगी x बाय 2 से, क्योंकि दूर से रिफ्लेक्ट होके तो दूर जाएगी, तो x बाय 2 ये 2, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस x बाय 2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस x बाय 2 स्क्वायर, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये हो गया पाथ डिफरेंस। और जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस x बाय 2 का स्क्वायर का डबल माइनस x, ये लैम्डा होना चाहिए, वो 2 दे रखा है, v बाय एफ से निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली 3 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे। बच्चों बस एक छोटी सी बात रह गई थी इंटरफेरेंस में जो मैं आपको बताना चाहता था। तो बेटा वो चीज क्या है बेटा, वो है कि अगर कभी कभी बेटा क्या होगा, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज हैं, तो बेटा इंटेंसिटी क्या आएगी। मान लो एक के कारण I1 आ रही थी अलग से, दूसरे कारण I2, अब क्या आएगी बेटा? देखो हमने पढ़ा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, लेकिन बेटा क्या अब वो हमेशा एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस रहेगा? नहीं, अब फेज डिफरेंस लगातार वेरी करेगा। जैसे मान लो ये आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, मतलब वेवलेंथ भी कुछ है, दूसरे की वेवलेंथ कुछ और है, ये है। अब बेटा जब यहां पहुंचेगा, अभी तो मैक्सिमम बन रहा है, लेकिन जब ये इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट आएगा तो वहां पर मिनिमा भी हो जाएगा। तो फेज लगातार वेरी कर रहा है, जब फेज लगातार वेरी कर रहा है ना, तो बेटा उस टाइम पता है क्या होगा, उस टाइम केवल और केवल हमको क्या सुनाई देगा बेटा? देखो मैंने आपको बताया कि अगर बहुत तेजी से फेज वेरी कर रहा हो तो फिर बेटा हमको क्या सुनाई देगा? अगर दो साउंड, मैंने आपको क्या बताया था, दो साउंड अगर 1/10 सेकेंड से पहले आ जाए, अगर मतलब अगर जैसे गाड़ी की जो साउंड आती है ना, डग 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 स्टार्ट होती है तो डग 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 आती है और बाद में एक कंटिन्यूअस साउंड आती है। जब 1/10 सेकेंड से पहले ही साउंड आ जाती है, हमारा कान डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, हम एक एवरेज आवाज सुनते हैं, एक कंटिन्यूअस आवाज और एक वो एवरेज साउंड लेवल सुनाई देता है हमको।
तो बेटा एक एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देती, तो बेटा जो हमको सुनाई देगा पता है वो क्या हो जाएगा, cos फाई का एवरेज हो जाएगा 0, क्योंकि cos फाई की वैल्यू -1 से 1 पूरी की पूरी जाएगी, तो I1 प्लस I2। इनफैक्ट 2 सोर्स नहीं 10 सोर्स भी होना बेटा, तो पता क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 टिल I10, अगर वो मतलब कोहेरेंट नहीं है। तो बेटा कोहेरेंट का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी नहीं है। हालांकि क्लास 11th के लेवल पे आप यही मान लीजिए कि कोहेरेंट का मतलब यही है कि आप ये मान लीजिए 2 सोर्स हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं है तो वो नॉन कोहेरेंट है। सेम फ्रीक्वेंसी के भी होंगे तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कोहेरेंट हो, लगातार जहां मैक्सिमा है वहां मैक्सिमा रहे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये जो वेव ट्रेन है ना, मान लो इसमें ब्रेक आ जाए, है ना, रेंडम कहीं कहीं पर भी ब्रेक्स आ सकते हैं, मान लो कि ट्रफ के बाद दोबारा ट्रफ आ जाए। दूसरी है इसमें क्या रहा है, इसमें भी मैक्सिमम बन रहा है और इसमें भी ब्रेक्स आ जाए इस तरीके से, तो बेटा कभी जहां पे अभी मैक्सिमा था वहां पर क्या हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी वहां पे मिनिमा बन जाएगा, है ना, फिर वहां पे थोड़ी देर के लिए कुछ और कंडीशन बनेगी, फिर वहां पे कुछ और कंडीशन बन जाएगी। तो अगर वेव्स में एक्चुअली क्या होता है बेटा, नॉन कोहेरेंट का मतलब होता है 2 सेम फ्रीक्वेंसी के सेम वेवलेंथ के सोर्स पर वो नॉन कोहेरेंट है। तो बेटा ऐसे जो वेव ट्रेन होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है ना, मतलब कुछ उसमें ब्रेक्स हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस हो सकती है, वो ऐसा हो सकता है कि मतलब एक रिपीटेटिव नेचर ना आए, बार बार टूट फूट हो जाए, है ना, कुछ पार्ट तक मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक आए, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल आए, स्मूथ आए, उसके बाद हो सकता है ट्रफ के बाद ट्रफ आ जाए, क्रेस्ट के बाद क्रेस्ट आ जाए, है ना। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये जो ऑसिलेशन, जैसे हमने ट्यूनिंग फॉर्क को ऑसिलेट किया, डग 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 चल रहा है, पीछे आ रहा था, हमने उसको पीछे आने ही नहीं दिया, है ना, तो मतलब इस तरीके से चल रहा था, ये कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है और अब रेयरफेक्शन आ रहा है ना। अब रेयरफेक्शन के बाद मतलब ये इधर आने ही वाला था कि हमने इसको पूरा आने नहीं दिया, वापस यहीं से वापस आ गए, तो ये वाला जो एक पार्ट आना था ना रेयरफेक्शन का और आधा कॉम्प्रेशन का, वो वाला आया ही नहीं। तो क्या हो जाएगा इस टाइम, क्या होगा, रेयरफेक्शन आया था, है ना, और अचानक से फिर कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट हो गया। रेयरफेक्शन आया था लेकिन वो अचानक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्रेशन में। तो बेटा जो वेव ट्रेन होगी ना वो टूट जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो मतलब ब्रेक्स आ जाएंगे, है ना। ये अब ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन का रैंडम ऑसिलेशन होते हैं जिसके कारण होता है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाके क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आ रहा तो उसको लात मार देते वापस ऊपर चला जाता है। तो जो ईएम वेव होती हैं वो कुछ उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ब्रेक्स आ जाते हैं। अभी मैं आपको केवल इतना ही बता पाऊंगा, तो जहां पर मैक्सिमा है वहां जरूरी नहीं लगातार मैक्सिमा रहे, जहां मिनिमा है वहां लगातार जरूरी नहीं है मिनिमा रहे, और हमको क्या दिखाई देता है फिर, एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देती है। तो 10 सोर्स है नॉन कोहेरेंट, सबकी इंटेंसिटी आई आ रही है एक पॉइंट पे, और 10 के 10 बजे 10 के 10 नॉन कोहेरेंट है, तो क्या आएगी बेटा 10i। अब हमको क्या सुनाई देगा, 10i। केवल समेशन, जैसे 2 सोर्स के लिए I1 प्लस I2 है ना, तो 10 सोर्स के लिए I1 प्लस I2 टिल I10, अगर सब बराबर है तो 10i। और सपोज करो 10 सोर्स है कोहेरेंट है, तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या आएगी, 10 सोर्स है कोहेरेंट है तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी, मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ, सबके क्रेस्ट इकट्ठे मिल गए, ए मिलकर 10a हो गया, तो a मैक्स हो जाएगा 10a, ठीक है। I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, a की इंटेंसिटी I थी, I इक्वल टू k a स्क्वायर, अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया 10a, तो अब जो नई इंटेंसिटी आ जाएगी, न्यू इंटेंसिटी, या मैं कह सकता हूं मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी आ जाएगी 10 सोर्स है तो वो क्या हो जाएगी, k इंटू 10a स्क्वायर, दैट इज 100i आ जाएगी। 2 सोर्स है तो आप समझ सकते हैं कि a 2a हो गया, एम्पलीट्यूड डबल हो गया, तो इंटेंसिटी मैक्सिमा पे 4i हो जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमा पे 4i हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल हो गया, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। बेटा वो तो आप देख भी सकते हो, अगर दोनों i हैं तो i प्लस 2 अंडर रूट आई, क्योंकि मैक्सिमा पे 1 हो गया, तो ये क्या आ गया 4i। और डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं बेटा, एक एम्पलीट्यूड एक का a था, मैक्सिमा पे 2a हो गया, एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो 4i हो जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। 3 सोर्स है, मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तीनों की अगर इंटेंसिटी सेम थी पॉइंट पे आई और मैक्सिमा बन रहा है तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 9i, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमा पे 3a आएगा, एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स, पर नॉन कोहेरेंट है तो क्या हो जाएगा 3i। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा अगर n सोर्सेज हैं, मेरी बात सुन लीजिए, n सोर्सेज है कोहेरेंट है, मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या आएगी, या मान लो कहते हैं n सोर्सेज है सेम फेज में है ना, और
सबसे डिस्टेंस बराबर है, मतलब पाथ डिफरेंस सबका 0 है, तो मैक्सिमा की कंडीशन है सबसे डिस्टेंस बराबर, 10 के 10 सोर्सेज से डिस्टेंस किसी पॉइंट का बराबर है, तो बेटा वहां पे इंटेंसिटी क्या आएगी, तो एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स हो जाएगा, इंटेंसिटी 100 टाइम्स। अगर n सोर्स है एम्पलीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, na हो जाएगा, और इंटेंसिटी n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। और अगर n सोर्सेज है नॉन कोहेरेंट तो क्या आएगी, ni। जैसे लोग बात कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट नॉन कोहेरेंट है, ये कोहेरेंट नहीं हो सकते, हम सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं बोल सकते, सबकी फ्रीक्वेंसी बोलने की जो होती है वो अलग अलग होती है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो अगर 8 लोग हैं एक रूम में तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अगर एक के कारण इंटेंसिटी रूम में आई होती है तो 8 लोग होने से 8 आई हो जाएगी। पर अगर 8 हॉर्न है, हॉर्न है ना, इलेक्ट्रिकल स्पीकर्स हैं, तो अब बेटा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर मैक्सिमा वाली जगह पे क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड 8 टाइम्स हो जाएगा, इंटेंसिटी 64 टाइम्स हो जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, पक्का समझ में आएगा। बस समझाया ये है, n सोर्सेज हैं, अगर n सोर्सेज हैं, n के n कोहेरेंट हैं, मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा और इंटेंसिटी n स्क्वायर टाइम्स। एट मैक्सिमा एम्पलीट्यूड विल बिकम n टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेव, है ना, एंड इंटेंसिटी विल बिकम n स्क्वायर टाइम्स ऑफ वन ऑफ द वेव, है ना। तो ये बात बताई बेटा, एक तो मैंने जैसे अगर 2 है तो बेटा मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, इंटेंसिटी 4i, 3 है तो बेटा 3a हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी 9i, 4 है तो 4a हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी 16i, 5 है तो 5a हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी 25i। और अगर नॉन कोहेरेंट है तो फिर क्या होगा बेटा, इंटेंसिटी अगर 2 है तो 2i, 3 है तो 3i, 4 है तो 4i, 5 है तो 5i, n है तो ni। आई होप मैं आपको समझा पाया। हर जगह पे वहां पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनते, नॉन कोहेरेंट का मतलब मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनेंगे, क्योंकि फाई लगातार वेरी करता रहेगा, है ना, एक कांस्टेंट फेज रिलेशन रहेगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि हमेशा लगातार वहां क्रेस्ट पहुंचे, लगातार वहां ट्रफ पहुंचे। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो यही था लास्ट टॉपिक जो इंटरफेरेंस में मेरे को आपको बताना था। आइए बच्चों फटाफट से इंटरफेरेंस पे 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेटा क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, बाद में याद रखना, है ना। और फटाफट से ऐसा करेंगे, नोट करना स्टार्ट करेंगे। 2 कोहेरेंट सोर्सेज S1 and S2 in phase with each other. 2 coherent sources S1 and S2 are in phase with each other, are placed at a distance of 2 lambda as shown in figure. बेटा फेज का मतलब उस राइमिंग में दोनों साथ साथ में, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब बेटा देखो यहां पर एक है, यहां पर एक है, और कह रहे हैं एज शोन, बीच का डिस्टेंस है 2 लैम्डा, और ये एक स्क्रीन है यहां पे, है ना, यहां पे 2 सोर्सेज हैं, साउंड सोर्सेज S1 S2, और इस स्क्रीन का डिस्टेंस दे रखा है 1000 लैम्डा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं बताइए डिटेक्टर मूव्स ऑन लाइन AB, ये लाइन AB है, ये है लाइन AB, है ना। अब मेरे से क्या कह रहे हैं बच्चों, मेरे से कह रहे हैं फाइंड थीटा वेयर डिटेक्टर डिटेक्ट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रॉम O। O से मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां आएगी, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा आ जाएगा। बेटा अगर ये इतना बड़ा है, ये 1000 लैम्डा है 2 लैम्डा, ये दिखाया मैंने गलत है, मेरे को कुछ ऐसे दिखाना चाहिए था कि ये बहुत पास में है और ये कंपैरेटिवली बहुत दूर है, जो ये वॉल है ये बहुत छोटा है, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा ना बेटा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो एंगल है ना बेटा ये बहुत कम है, तो जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां से बेटा जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये पाथ माइनस ये पाथ, ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जब पाथ डिफरेंस लिखना होगा उतने छोटे में समझाना मुश्किल है, पर फील करेंगे कि अगर ये एंगल बहुत कम है, जब बहुत छोटा एंगल होता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, तो पाथ डिफरेंस हो गया S2P माइनस S1P। जो पाथ डिफरेंस होगा बेटा उसको मैं S2A कह सकता हूं, क्योंकि S1P और AP तो बराबर होंगे, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होते हैं। बेटा जब एंगल बहुत छोटा होता है, कई बार बता चुका हूं बेटा ये बात मैं आप लोगों को, जब एंगल बहुत छोटा होता है प्यारे बच्चों तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होते हैं, तो ये S1P हो जाएगा AP के बराबर, तो S2P माइनस AP,
ये हो गया पाथ डिफरेंस, और S2P माइनस AP क्या हो जाएगा, S2A। और S2A क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सोच के देखिए, अगर ये थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा है और ये फिर थीटा है। अब बेटा यहां से थीटा का हो या यहां से थीटा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बेटा बस मैं आपको इतना ही समझा सकता हूं, अगर ये इतना दूर है ना बेटा, आप सोच के देखिए, जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना बेटा, ये थीटा है, तो मैं क्या कहूंगा, ये 90 माइनस थीटा है। करेक्ट है? आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए बेटा। यहां से ना, मतलब एंगल पता है कब चेंज होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट, मान लो यहां से देख रहा हूं और फिर अब यहां पे आके देखो, तो एंगल आपको डिफरेंस दिखाई देगा। पर अगर मैं कह रहा हूं बहुत थोड़ा सा ही ऊपर गया हूं बेटा, ये 1000 लैम्डा है और ये केवल लैम्डा ही ऊपर आया, तो लगभग ये एंगल्स बराबर होंगे, लगभग ये एंगल्स बराबर होंगे। आई होप बच्चों मैं आपको ये बात समझा पाया हूं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही ऊपर आया हूं। और अगर मेरे को किसी और तरीके से बताना है तो आइए देखिए, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। अच्छा, ये पॉइंट ए था, पहले पाथ डिफरेंस बताया था। पाथ डिफरेंस क्या, S2P माइनस S1P, S1P हो गया AP के बराबर, तो पाथ डिफरेंस आ गया S2A। ठीक है? अब मैं इन दोनों एंगल्स को बराबर क्यों मान ले रहा हूं, सवाल ये उठता है। ठीक है? तो बेटा रीजन ये है क्योंकि ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करूं, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, और ये 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, और ये तो टेंस टू 0 है ये एंगल, तो ये लगभग इसके बराबर ही हो गया। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा कोशिश करिए मेरी बात समझने की, ये है और ये एंगल लगभग टेंस टू 0 है, तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल इक्वल टू ये प्लस ये आएगा, तो बेटा ये इसके बराबर ही आ जाएगा। तो दैट इज, यहां से थीटा बोलो या यहां से बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, ये 2 लैम्डा साइन थीटा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2 लैम्डा साइन थीटा। एक क्लियर फिगर और बना के आपको कोशिश करता हूं अच्छे से समझाने की। ये 2 लैम्डा है, ये अगर बेटा थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, फिर ये थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये चीज 2 लैम्डा है, हाइपोटेन्यूस साइन थीटा परपेंडिकुलर, यही पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा साइन थीटा। बस मैक्सिमा के लिए क्या चाहता हूं, लैम्डा। साइन थीटा क्या आ गया, हाफ। साइन थीटा हाफ का मतलब या तो प्लस 30 डिग्री ले लीजिए, अगर ऊपर अगर मैक्सिमा है 30 डिग्री पे, सिमेट्रिक केस है तो नीचे भी मैक्सिमा होगा, 30 डिग्री पे नीचे भी, तो वही पाथ डिफरेंस है। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों, है ना? अगर 30 डिग्री पे ऊपर मैक्सिमा आएगा तो 30 डिग्री पे नीचे भी मैक्सिमा आएगा। बोर्ड को रब कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। फिर से देखिए बेटा, ये 2 लैम्डा है जो कि बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली, तो दिस माइनस दिस करना है, वो मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, वो ये चीज आएगी। क्यों? क्योंकि S2P माइनस S1P करेंगे तो बेटा ये एंगल बहुत छोटा है, तो इसलिए बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। तो S1P हटाओ या ये चीज हटाओ, तो इसमें से ये हटाओगे तो बचेगा ये, और ये क्या हो जाएगा बेटा, अभी समझाया मैंने, ये एंगल थीटा है जो बड़े आराम से ज्योमेट्री से प्रूव कर लेंगे, ये 2 लैम्डा साइन थीटा पाथ डिफरेंस, और जब 2 लैम्डा साइन थीटा लैम्डा होगा, पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होगा तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि 2 लैम्डा से तो कम ही आएगा 2 लैम्डा साइन थीटा। ठीक है? तो 2 लैम्डा से कम पाथ डिफरेंस ऐसा क्या हो सकता है कि मैक्सिमा है, या तो लैम्डा या 0। अब 0 के लिए क्या चाहिए होगा, 0 के लिए तो 0 ही चाहिए होगा, तो वो तो यहां पे आएगा मैक्सिमा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किस थीटा पे आएगा ये पूछ रहे हैं, नॉन जीरो एंगल थीटा। अगर वैसे कहेंगे तो मैं कहूंगा 0 पे भी आएगा, 30 पे भी आएगा, तो फिर अगर 30 पे आएगा तो माइनस 30 पे ऑब्वियस है, यहां पर S1P माइनस S2P 30 डिग्री जहां पे होगा वहां पे भी पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा और वहां पर भी मैक्सिमा मिलेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन करा हूं जस्ट जनरल नॉलेज पे, इसका वेव से कोई खास रिलेशन नहीं है, पर वेव्स चैप्टर में आ जाता है तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। अर्थक्वेक जनरेट्स साउंड वेव्स इनसाइड द अर्थ अनलाइक अ गैस,
द अर्थ कैन एक्सपीरियंस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स। फिर से सुनेंगे, अर्थक्वेक जनरेट साउंड वेव्स इनसाइड द अर्थ अनलाइक अ गैस। The earth can experience both transverse and longitudinal sound waves. Typically, the speed of transverse wave is about 4 km per second and that of longitudinal wave is 8 km per second. A seismograph जो earthquake को रिकॉर्ड करता है, किस स्केल का earthquake आया, वो कह रहे हैं कि दो वेव्स उसने रिकॉर्ड करी, P and S, that is both longitudinal और transverse wave, उसने दोनों की दोनों रिकॉर्ड करी हैं. A seismograph records both longitudinal and transverse sound waves. The first wave arrives 4 minutes before the second wave. The first wave arrives 4 minutes before the second wave. Assuming that wave travels in straight line, how far does the earthquake occur? या where is the epicenter? At what distance is the epicenter? बेटा ये अर्थ है, यहाँ पे मान लो सीज्मोग्राफ है, एपिसेंटर मतलब कहाँ से earthquake जनरेट हुआ, कह रहे कहाँ से स्टार्ट हुआ। बेटा अगर मान लो d डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ तो एक को आने में टाइम क्या लगेगा, मान लो d किलोमीटर, तो d एक की स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, एक की 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक को ये टाइम लगेगा आने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक को ये टाइम लगेगा आने में, और उनका जो डिफरेंस है वो कह रहे हैं कितना है, 4 मिनट। 4 मिनट मतलब 240 सेकेंड्स। बस डी अननोन है, वो निकाल लेंगे। मैं फिर क्वेश्चन रीड कर देता हूं, फिर क्वेश्चन समझा देता हूं। अर्थक्वेक जनरेट्स sound waves inside the earth. Unlike a gas, the earth can experience both transverse and longitudinal sound waves. Typically, the speed of transverse wave is about 4 km per second and that of longitudinal wave is 8 km per second. A seismograph records both longitudinal and transverse sound wave from an earthquake. The first wave arrives 4 minutes before the second wave. Assume that wave travel in straight line. How far does the earthquake occur? I hope आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया हो। बेटा बेसिकली दो वेव सारी, एक तेज चलती है एक हल्के चलती है, तो जो तेज चलती है पहले पहुंचेगी, जो हल्के चलती है बाद में पहुंचेगी, जिसकी स्पीड कम है वो बाद में पहुंचेगी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूसरे का टाइम, डिफरेंस इज 4 मिनट, दैट इज 240 सेकंड्स। डी निकालना, d/4 माइनस d/8 विल बी d/8 इज इक्वल टू 240। यहां से d निकाल लीजिए, किलोमीटर्स में कितना आ गया, d is equals to 0, 8 4 32, 2 3 8 2 16 3 9 1920 किलोमीटर्स। तो 1920 किलोमीटर्स पे है अर्थक्वेक का एपिसेंटर, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इंटरफेरेंस पे। ये थोड़ा सा लेवल हाई वाला क्वेश्चन है ना, पर मेरे को लगता है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ, है ना। ये काफ़ी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे पक्का समझ पाएंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे। लेकिन हाँ डेफिनेट है कि अगर ये क्वेश्चन कर लिया, जितना मैंने अब आपको पढ़ा दिया है इंटरफेरेंस में, इससे मतलब ये बिल्कुल पक्का है कि आप हर वैरायटी का क्वेश्चन हिट कर पाएंगे। डेफिनेट है कि इंटरफेरेंस में अगर आप ये कहेंगे कि फंस सकते हैं, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे, पर इंटरफेरेंस के क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। रीजन क्योंकि ये मैं कंप्लीट कर ही नहीं रहा हूं ये टॉपिक, क्योंकि इंटरफेरेंस तो बेटा कंटिन्यूड रहेगा क्लास 12 में, ठीक है। तो मैं इंटरफेरेंस में आपको ये नहीं कह सकता आप हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ 11th की बुक से अगर उठाएंगे तो हर एक वैरायटी का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर प्लेस्ड। कोहेरेंट क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ और राइमिंग में रहेंगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक आ रहे हैं, ब्रेक्स नहीं आएंगे। अगर एक में ब्रेक आएगा तो दूसरे में भी आएगा फिर, है ना। कोहेरेंट का मतलब ये हुआ, समझा चुका था। 2 coherent sources are placed at the corners of a rectangular track of sides 3 meter and 4 meter. The source S1 lags S2 by pi. इसका मतलब क्या हुआ, S1 पाई से लैग कर रहा है, S2 लीड कर रहा है पाई से। इसका मतलब पाई फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब एक नीचे को जा रहा होगा तो दूसरा ऊपर को, पीछे चल रहा है, एक आगे चल रहा है एक पीछे चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। ये आगे चल रहा है ये पीछे चल रहा है, और कितना पीछे चल रहा है, पाई से, ठीक है। चलिए अब कह रहे S1 लैग्स S2 बाय फेज एंगल पाई। बेटा इसको मैं आपको समझा देता हूं पहले एक बार और। जैसे मान लो कि अगर जैसे अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी का एग्जांपल है, तो मान लो ये S1 है ये S2, दोनों सेम फेज में, सपोज कर लो दोनों सेम फेज में, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं दोनों सेम फेज में, पर जब इनका ऑसिलेशन पहुंचेगा ऊपर और नीचे, तो कौन लीड कर रहा होगा। बेटा देखो दोनों भी सेम फेज में,
जो चीज यहां हो रही होगी वही चीज यहां होगी बस थोड़ी देर बाद, वही चीज यहां होगी थोड़ी देर बाद, पर जो चीज यहां हो रही उसको यहां होने में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो कौन लीड करेगा, किसका ऑसिलेशन लीड करेगा, S1 से जो ऑसिलेशन आएगा वो लीड करेगा या S2 से जो ऑसिलेशन आएगा वो लीड करेगा। डेफिनेट है कि जो S1 से ऑसिलेशन आएगा वो लीड करेगा क्योंकि वो पास है। जो चीज यहां हो रही है वो चीज यहां जल्दी होगी, जो चीज यहां हो रही है उसको यहां होने में समय ज्यादा लगेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। ठीक है, तो अगर अब कह रहे हैं S1 लैग्स S2 बाय पाई, S1 जो है वो लैग कर रहा है, तो इस कंडीशन मेरे को बोलना चाहिए, अभी मैं थोड़ा सा सिचुएशन अलग दिखा रहा हूं, S1 से जो ऑसिलेशन आ रहा है वो लैग करेगा P पॉइंट में। हालांकि वो ये कह रहे हैं S1 से जो ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है वही लैग कर रहा है पाई से, वही पाई से लैग कर रहा है, वो अपोजिट फेज में। आप समझ, S1 वाला लैग कर रहा है मतलब S2 वाला लीड कर रहा है ना, मतलब वो पहले कर रहा है वो बाद में कर रहा है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना, वो पहले कर रहे हैं वो बाद में कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना, लीड का मतलब समझ में आ गया। तो यहां लीड कौन कर रहे हैं, S2 लीड कर रहे हैं, S1 लैग कर रहे हैं। S2 क्वेश्चन में कहा रखा है वो लीड कर रहा है पाई से। मैंने जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए थे, लीड बाय पाई, बाय भी लिख देना चाहिए था यहां पे बेटा, मैंने जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए थे उसमें मैंने कहा था S1 S2 सेम फेज में। अब अपोजिट फेज में होने से क्या होगा, मैंने कहा पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो मैक्सिमम, अब वो अपोजिट फेज में तो जहां पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा है वहां पे मिनिमम हो जाएगा मैक्सिमम के बदले, क्योंकि पहले ऐसे आते हैं लड़के मैक्सिमम बनाते थे, ऐसे आते हैं मैक्सिमम बनाते, लेकिन अब वहां पे जहां पे मैक्सिमम बनना था वहां पे मिनिमम हो जाएगा, और जहां पे मिनिमम बनना था पहले, है ना, ऐसे आके मिनिमम बनना था वहां पे भी उल्टा आ रहा है, वहां पे मैक्सिमम बन जाएगा। तो मैक्सिमम वाली कंडीशन मिनिमा की हो जाएगी, मिनिमम वाली कंडीशन मैक्सिमा की हो जाएगी, क्योंकि एक ने पलटी मार ली यार, है ना, आप समझो एक ने पलटी मार रखी है बस, पाई से फेज डिफरेंस मतलब एक ने पलटी मार रखी है। तो जहां मिनिमा बनना था वहां क्या हो जाएगा मैक्सिमा, और जहां मैक्सिमा बनना था प्यारे बच्चों वहां क्या हो जाएगा मिनिमा। आई होप मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, टू कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड at the corners of a rectangular track of sides 3 मीटर and 4 मीटर। मैं आपको बता देता हूं, ये बेटा ये S1 है, ये S2 है, ठीक है भैया, ये A है, ये C कॉर्नर है, ये B है, और ये D, ABCD, सॉरी कह रहे हैं S1 लैग्स S2 लीड कर रहे हैं बाय पाई। A detector is moved along the path ABC. The position of detector where the phase difference between the sound sources from S1 S2 is 0. Detector, ठीक है, position of detector where the phase difference between the sound sources. Detector move कहाँ कर रहा है? Detector is moved along line ABC, along path ABC. ABC पे मूव कर रहा है, कह रहे हैं फेज डिफरेंस 0 कहाँ आएगा। बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, S2 लीड कर रहा है, मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पे S2 लीड कर रहे हैं। 0 करने के लिए मेरे को फेज डिफरेंस 0 करने के लिए करना क्या पड़ेगा, S2 की पाथ को बढ़ाना पड़ेगा, S2 की पाथ को बढ़ाना पड़ेगा और S1 की पाथ को कम करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पाए। S2 से जो ऑसिलेशन आ रहा है वो लीड कर रहा है, क्योंकि जो यहां बना वो यहां जल्दी हो जाएगा और वो यहां जल्दी पहुंच जाएगा, इसका जो यहां से ऑसिलेशन आ रहा है वो देर में पहुंचेगा। तो अगर S2 वाले का ऑसिलेशन लीड कर रहा है तो बेटा मेरे को करना क्या पड़ेगा, S2 की पाथ को बढ़ाना पड़ेगा, S2 की पाथ को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, पाई फेज डिफरेंस का मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई होता है, 2 पाई फेज डिफरेंस होता है लैम्डा पाथ डिफरेंस। बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, y = a sin kx, ये इक्वेशन थी, यहीं से डिराइव किया था। इसको देख के ही तो समझ में आया था, पहली बार 0 होगा जब पाई बनेगा, दूसरी बार 0 होगा जब 2 पाई, और दूसरी बार कब हो रहा है लैम्डा पे 0, तो k लैम्डा 2 पाई, तो लैम्डा में 2 पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, तो पाई का किस में आएगा लैम्डा बाय 2 में, पाई का किस में आएगा लैम्डा बाय 2 में। इसका मतलब S2 लीड कर रहा है, मतलब S2 की पाथ लेंथ कम है, मतलब S2 की पाथ लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर पाई से लीड कर रहा है मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाथ में डिफरेंस कितना हो गया, पाई के करस्पॉन्डिंग लैम्डा बाय 2 हो गया। और लैम्डा कैसे निकालेंगे, वी क्वेश्चन में दे रखा है 330 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे को 330 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 165। v = f लैम्डा से अगर आप निकालेंगे लैम्डा, v/f से अगर आप निकालेंगे लैम्डा, तो वो आ जाएगा 2 मीटर्स। इसका मतलब लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है 1 लेंथ का पाथ डिफरेंस, और 1 से इसकी पाथ ज्यादा करनी पड़ेगी। ये 4 दे रखा है क्वेश्चन में, ये 3, अब 1 से ज्यादा कहां हो रही है, b पे नहीं आया। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, जितना मैक्सिमम मेरे से बन पड़ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे मैं शायद आपको समझा पाऊं।
बेटा अगर S2 का ऑसिलेशन लीड कर रहा है, इसका मतलब S2 पास में, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। S1 का ऑसिलेशन जो है वो लैग कर रहा है, मतलब S1 दूर है, वही जो चीज यहां हो रही है वही चीज यहां हो रही है, पर इसका ऑसिलेशन जल्दी पहुंच जाएगा, इसकी वही चीज देर में पहुंचेगी। तो मैं कहूंगा S1 का ऑसिलेशन लैग कर रहा है, S2 का लीड कर रहा है, मतलब S2 का डिस्टेंस कम है। तो फेज डिफरेंस जीरो करने के लिए S2 का बढ़ाना पड़ेगा पाथ और S1 का कम करना पड़ेगा, ताकि दोनों का ऑसिलेशन बराबर टाइम पे पहुंचे, ताकि दोनों फेज में आ जाए, है ना। तो मेरे को यहां क्या करना था, S2 की पाथ को बढ़ाना था, यहां पर भी मेरे को S2 की पाथ को बढ़ाना पड़ेगा, पर कितना बढ़ाना पड़ेगा बेटा, फेज डिफरेंस है कितना, पाई, 2 पाई फेज डिफरेंस, लैम्डा पाथ रेफरेंस, पाई फेज डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 पाथ रेफरेंस। तो लैम्डा बाई 2 से बढ़ाना पड़ेगा, लैम्डा बाई 2 कितना हो गया, 1 मीटर। 1 से कब, 1 से इसकी पाथ ज्यादा करनी है, टोटल में 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 से कहां ज्यादा हो रही है, 4 - 3 1 कह दो आया। तो बी पे बेटा फेज डिफरेंस 0। अच्छा बी पे होगा क्या, मिनिमा या मैक्सिमा, बी पे होगा क्या, मिनिमा या मैक्सिमा, बताइए, सोचिए 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 बेटा। वैसे तो मैं ये कहूंगा फेज डिफरेंस 0 तो मैक्सिमा ही है, करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट। लेकिन अगर पाथ रेफरेंस से सोचें, 4 - 3 1, 1 क्या हो गया बेटा, लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा होगा या मैक्सिमा, मैक्सिमा, क्योंकि बेटा पलटी मारी हुई, जहां पर पहले मैक्सिमा बनता था बड़ी देर, अब एक ने पलटी मारी, वहां पर क्या बन जाएगा, मिनिमा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो अब इस कंडीशन में बोल सकता हूं, जहां पे पाथ रेफरेंस n लैम्डा होगा वहां मिनिमा होगा, जहां पे पाथ रेफरेंस 2n - 1 लैम्डा बाई 2 होगा वहां मैक्सिमा होगा, ठीक है। मतलब अब लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल पे मैक्सिमा होगा। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिनिमा डिटेक्टेड ऑन लाइन ए बी टू द नंबर ऑफ मिनिमा डिटेक्टेड ऑन लाइन बीसी। ए बी पे मिनिमा और बीसी पे मिनिमा का रेशियो करे, चालू करते हैं। पहली बात, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, इस पॉइंट पे, इसका यहां से इससे 5 हो गया और इससे तो 0 ही, तो 5 बन गया। यहां पे कितना हो गया, 1, तो 5 से घट के कहीं पे 4 भी होगा, 3 भी हुआ होगा, 2 भी हुआ होगा और फिर 1 भी हुआ। और यहां पे कितना आ जाएगा, अभी 5 - 0, पहले इसकी पाथ लिख रहे हैं, बाद में इसकी लिख रहे हैं, पहले इससे डिस्टेंस लिख रहे हैं, बाद में इससे, तभी तो 4 - 3 1। इस पे कितना आ जाएगा, 0 - 5, यहां पे -5 आ जाएगा। तो अगर -5 है, यहां पे 1 है, तो कहीं 0 भी आएगा पाथ रेफरेंस, कहीं पे 2 भी आएगा, कहीं पे 3, ओ 0 कहीं पे आएगा, तो 0 से -5 में -1 -2 -3 -4 और -5 भी आएगा, ठीक है। अब बेटा रेशियो ऑफ मिनिमास, मिनिमास कहां पे आएंगे, n लैम्डा पे, मिनिमास कहां पे आएंगे, n लैम्डा पे, ठीक है। रेशियो ऑफ मिनिमास ऑन लाइन ए बी टू दैट ऑन लाइन बी सी, n लैम्डा मतलब 2 4 पे, मिनिमा कितने है, 1 2, ए बी पे कितने हैं, 2, और बीसी पे कितने आ रहे हैं, n लैम्डा, मतलब 0 लैम्डा भी चलेगा, 2 लैम्डा भी चलेगा, और 0 लैम्डा भी चलेगा, 1 लैम्डा भी चलेगा और 2 लैम्डा भी चलेगा, इस पे 3, तो 2:3 कितना आ गया बेटा, 2:3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ये मतलब टेढ़ेस्ट क्वेश्चन था, मतलब इससे टेढ़ा क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिल जाए। अगर ये आ पाया तो आप ये मान लीजिए कि इंटरफेरेंस में 11th क्लास में कुछ नहीं हो सकता। और बस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बेटा अपने को ना थोड़ा सा ये रहता है कि 12th में जाके और अच्छा मिलेगा। और दूसरा एक टॉपिक और आता है, हालांकि वो जब ऑर्गन पाइप पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन उसमें बेटा मतलब अपना ना पिटारा ही कम है, मतलब पूरा जितना सिखाएंगे अगर उतना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन उसके बहुत ही आसान होते हैं। तो आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ, ये एक बार और समझाएं। चलिए ऐसा करते एक बार और कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को, तो क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। पेज कर देते हैं, एक एक लाइन लिखते जाएंगे, एक एक लाइन समझते जाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार और रीड आउट करूंगा ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रैक ऑफ साइड लेंथ 3 मीटर एंड 4 मीटर। द सोर्सेज S1 एंड S2, द सोर्स S1 लैग्स S2 बाय पाई, ठीक है। डिटेक्टर इज मूव्ड अलोंग पाथ ABC। पहले फिगर दिखाते, कोई फिगर गिवन है क्वेश्चन में, उसके बगैर समझ में नहीं आएगा। A B C D, डिटेक्टर इस पे मूव कर रहा है, S1 S2, S2 लीड कर रहा है पाई से, S2 लीड कर रहा है पाई से, ठीक है। अच्छा लीड लैग का मतलब क्या होगा, मतलब अगर एक लीड कर रहा है दूसरा उसके पीछे चल रहा है, जैसे मान लो ये हाथ लीड कर रहा है तो ये आगे ये पीछे, ठीक है।
ये एसएचएम में ये सब बातें सिखा चुका हूं। अब पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूं, अगर किसी एक का ऑसिलेशन लीड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका पाथ कम है दूसरे से पाथ, मान लो दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है, ये दोनों सेम फेज में यहां पे, पर इसका ऑसिलेशन जब यहां पहुंच रहा है वो लीड कर रहा है। ऐसा कब हो सकता है, ये पास में तो लीड कर रहा है। अब मेरे को फेज डिफरेंस 0 कर रहा है, तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का ऑसिलेशन बराबर फेज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पाथ को बढ़ाना पड़ेगा और इसकी पाथ को कम करना पड़ेगा। बीचों बीच दोनों का क्रेस्ट इकट्ठे पहुंचेगा, ठीक है। तो अब S1 मतलब जो जिसकी पाथ जो लीड कर रहा है उसकी पाथ को बढ़ाना पड़ता है। यहां S2 लीड कर रहा है तो S2 की पाथ को बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, पाई का फेज डिफरेंस है, 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है लैम्डा पे, पाई का फेज डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2 पे। लैम्डा कैसे निकाला था, V बाय एफ, V गिवन है, F गिवन है, वो 2 आ गया, तो लैम्डा बाय 2 से इसकी पाथ ज्यादा होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ये 4 है ये 3 है, तो यहीं पे तो 1 से ज्यादा होगा, पाथ हो गया करेक्ट, तो यहां पे फेज डिफरेंस 0। अब बेटा अगर पलटी मारी है तो बेटा जहां पे मैक्सिमा बनता था पहले, मान लो इस जगह पे, अब वहां क्या बन जाएगा, मिनिमा, क्योंकि एक ने पलटी मारी हुई है, तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कंडीशन ऑफ मिनिमा हो गई। अब मिनिमा की कंडीशन बताने कितने मिनिमास बनेंगे, तो मिनिमास वहां बनेंगे जहां पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, 0 2 4 6 8 या -2 -4, मतलब पाथ डिफरेंस है ना। तो बेटा यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा, इससे 5 हो गया डिस्टेंस, इससे 0, तो यहां 0 आएगा, ठीक है। ओह सॉरी यहां पे 5 आ गया ना बेटा, इससे 5 5 - 0 5, 5 से यहां पे 1 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे 5 है पाथ डिफरेंस यहां पे 1 है, तो बीच में 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा और 1 तो वहां हो ही रहा है। फिर 1 हुआ और यहां पे क्या आ जाएगा -5, क्योंकि पहले इसका पाथ लिख रहे हैं, इससे खुद का डिस्टेंस क्या हो गया 0 और इससे क्या हो गया 5, तो 0 - 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। तो बेटा अब मिनिमा की बात करती है, n लैम्डा, लैम्डा 2 है, तो 4 वाला पाथ रेफरेंस चलेगा 2 वाला मिनिमा के लिए, 2 इधर आए और इस पे कितने आए, 1 2 और 3। तो बेटा रेशियो ऑफ मिनिमास ऑन AB टू BC इज 2:3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर ली है। आप दोबारा देखें तिबारा देखें, आपको क्लियर होना चाहिए। कल के लेक्चर में स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले आपको ये बताएंगे जो भी इंटरफेरेंस में पढ़ा है, क्विक रिवीजन देंगे और फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड सोचा था आज हो जाएगा, पर हो नहीं पाया, कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऑल दी बेस्ट।